This is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूनियन जुडिशरी. सो हियर गोज द वीडियो. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूनियन जुडिशरी और वी कैन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक एपेक्स कोर्ट है. इसको हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं. इसे हम फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, उसके लॉज को हमें बताती है और ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम गार्डियन भी कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट भी करती है और अगर जहां कहीं पे भी किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ इन्फ्रिंजमेंट होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसे बाय रिट जुरिस्डिक्शन उसे डील करती है. आगे इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे किस तरह की जुरिस्डिक्शंस से सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करती है केसेस को. सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, चाहे वो सिविल मैटर्स की हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, चाहे वो कोई और मैटर के केसेस हो. जो फाइनल अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी. अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉम्पोजिशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन. वो कहते हैं कि देयर शेल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस. यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 7 अदर जजेस होने चाहिए. लेकिन अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं, जो 7 नंबर ऑफ जजेस हैं, ये कम है, तो बाय लॉ पार्लियामेंट जो है इन नंबर्स को बढ़ा सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड. अगर पार्लियामेंट को ये चीज लगती है कि वर्क काफी ज्यादा है, 7 जजेस से ये वर्क नहीं हो पाएगा, तो पार्लियामेंट जो है बाय लॉ लार्जर नंबर कर सकती है. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 7 जजेस ही होंगे. जैसे कि आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड 33 अदर जजेस हैं. तो ये 33 जजेस कैसे हुए? हमारी पार्लियामेंट को ये लगा कि हमारा जो वर्क है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्क है, वो ज्यादा है, तो उन्होंने बाय टाइम टू टाइम जो है जजेस के जो कॉम्पोजिशन है उसको बढ़ाया एंड आज के टाइम पे टोटल 34 जजेस हैं, जिसमें से 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड 33 अदर जजेस हैं. अब हम देखते हैं कि जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है. आर्टिकल 124 क्लॉज 2 डील करता है जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके. जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या अदर जजेस हो, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है एंड जजेस की अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू होती है. अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सीनियर मोस्ट जजेस से, और अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. इसके लिए हम एक प्रोसेस देखेंगे जो कि होता है कॉलेजियम सिस्टम का. कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं. कॉलेजियम सिस्टम यानी जो कॉलेजियम बॉडी है, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड. यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट एंड उनकी ट्रांसफर से रिलेटेड ये कॉलेजियम बॉडी जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती है. वो डिसाइड करती है कि वेदर ये जज अपॉइंट होगा या नहीं होगा. वो कंसल्ट करती है आपस में और जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती है कि आप इस जज को अपॉइंट करें या ये जज जो है अपॉइंट नहीं हो सकते. वो अपनी जो है सलाह प्रेसिडेंट तक देती है. कॉलेजियम बॉडी जो है
उसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली, कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉलेजियम वर्ड या कॉलेजियम सिस्टम मेंशन नहीं है, बट ये प्रोसेस जो है कंसल्टेशन का प्रोसेस है, तो हमने इसे कॉलेजियम सिस्टम नाम दिया है, जो एक बॉडी है जो कंसिस्ट करती है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। और जब हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना होता है तो ये जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी के बेसिस पे चूज होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उस और जो सुटेबल है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, उसे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। यानी कि वो पर्सन जो कोर्ट में सबसे सीनियर है और जिसके पास कैपेबिलिटी है उस ऑफिस को होल्ड करने की, उस पर्सन को ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। और जो अदर जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके उनकी अपॉइंटमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट तो कर लेंगे हम कॉलेजियम सिस्टम से, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 3 कहता है कि अगर किसी पर्सन को एज अ जज हमने अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट का, तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो सिटीजन होना चाहिए, यानी वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरा, या तो वो किसी भी हाई कोर्ट का 5 इयर्स का, मतलब उसके पास 5 इयर्स की टेन्योरशिप होनी चाहिए इन सक्सेशन, यानी वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जज होना चाहिए फॉर 5 इयर्स इन सक्सेशन। इन सक्सेशन का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअसली 5 साल तक वो जो है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर वो एटलीस्ट 10 साल तक इन सक्सेशन एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर रहा हो इन हाई कोर्ट, यानी वो 10 साल तक कॉन्टिन्यूस 10 इयर्स तक एडवोकेट हो किसी भी हाई कोर्ट का, तभी उसको जो है तभी उसको जो है जज के लिए एज ए सुप्रीम कोर्ट जज हम अपॉइंट कर सकते हैं। और थर्ड क्वालिफिकेशन ये है कि वो जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट उसको माने कि हाँ वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, तभी हम उसको मानेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज हो सकता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए 3 क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। पहला कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा या तो वो हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर 5 इयर्स, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स। और जो ये टेन्योरशिप है ये इन सक्सेशन होनी चाहिए, यानी इन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। और थर्ड क्वालिफिकेशन ये है कि वो इन प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। अगर ये सब क्वालिफिकेशन है तभी हम किसी पर्सन को एज ए सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की टेन्योरशिप कितनी होती है, यानी वो कितने टाइम के लिए टेन्योरशिप रखते हैं। तो जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो अपना ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 इयर्स अटेन कर सकता है, यानी कि जब तक उनकी एज 65 इयर्स की नहीं हो जाती तब तक वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं, यानी कि उनकी रिटायरमेंट आफ्टर 65 इयर्स की एज के बाद ही होगी। लेकिन अगर वो इस टेन्योरशिप के खत्म होने से पहले ही रिजाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे रिजाइन कर सकते हैं? वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन इन रिटर्न दे के रिजाइन कर सकते हैं, या फिर हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर पार्लियामेंट जो है रिकमेंडेशन दे देती है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को कि इस पर्सन को रिमूव करना है फ्रॉम द जजशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जज को रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो आफ्टर रिटायरमेंट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
ऑब्वियसली बात है, अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट हो गई है तो वो उसके बाद जो है किसी लोअर कोर्ट में तो प्रैक्टिस एज अ जज या फिर कहीं प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट हो जाती है तो वो उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली बात यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ऑफिस जो अपनी टेन्योरशिप है वो 65 ईयर्स तक की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। मीनवाइल अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं तो वो रिजाइन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को रिटन में लिखकर, या फिर अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहां उन्हें रिमूव करना पड़ता है तो उन्हें प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है, जब अगर पार्लियामेंट उन्हें रिकमेंड करे तो। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 4 डील करता है रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड। ये कहता है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो रिमूव करे जा सकते हैं। और उन्हें कौन रिमूव कर सकता है? उन्हें रिमूव करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, यानी प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट ही उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो है अकेले उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। उनके रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी तो है रिमूव करने के लिए, लेकिन वो तभी रिमूव करेंगे अगर पार्लियामेंट ये रिकमेंड करती है कि यस दिस पर्सन, या उनकी वो ये प्रूफ कर देती है, क्या प्रूफ कर देती है? ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट, यानी वो ये प्रूफ कर देती है कि इस पर्टिकुलर जज ने कोई मिसकंडक्ट करा है या ये इनकेपेबल है जजशिप को होल्ड करने के लिए। अगर ऐसा सच कुछ पार्लियामेंट जो है रिकमेंड कर देती है तो प्रेसिडेंट जो है जज को रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिमूवल का प्रोसेस क्या है। एक मोशन जो कि जज को रिमूव करने का होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। अगर इसे लोकसभा में, इस मोशन को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स होने चाहिए वहां पे, और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब जो भी हाउस के अंदर ये मोशन जाएगा वहाँ का स्पीकर या चेयरमैन इस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकता है, या फिर एक कमेटी 3 मेंबर्स की कमेटी को बिठा सकता है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और डिसाइड करें कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। अब उस कमेटी के अंदर कौन होगा? उस कमेटी के अंदर होगा या तो सीजीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, दूसरा पर्सन होगा हाई कोर्ट का जज, और तीसरा पर्सन होगा डिस्टिंग्विश्ड जज। यानी ये 3 पर्सन्स का पैनल जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगा? कि वो जो पर्सन है जिसको रिमूव करा जा रहा है, जिसके लिए मोशन चलाया हाउस के अंदर, वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है। अगर तो पर्सन जो है गिल्टी पाया जाता है तब मोशन पास होगा, और ये मोशन जो है दोनों हाउसेज में बाय स्पेशल मेजॉरिटी पास होना ज़रूरी है। यानी जब मोशन चला, अगर वो लोकसभा के अंदर गया है तो लोकसभा में अगर वो उसका कमेटी जो बिठाई है अगर उन्होंने पास कर दिया कि ये पर्सन गिल्टी है, तब ये मोशन राज्यसभा में भी जाएगा, वहां से भी पास होना ज़रूरी है। और जो ये पास होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को रिमूव कर रहे हैं और उनके रिमूवल का प्रोसेस इजी नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो स्पेशल मेजॉरिटी से रिमूव हो। और जब ये मोशन जो है पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट जो है अपना एसेंट देगा, एंड उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हम रिमूव कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी भी जज को रिमूव करना इतना इजी कंसेप्ट नहीं है। इसके लिए मोशन चलाया जाता है दोनों पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में। अगर वो वहाँ पे जो ये पर्सन है गिल्टी पाया जाता है तो वो जो मोशन है वो दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए, और दोनों हाउसेज में बाय स्पेशल मेजॉरिटी यानी बाय 2/3 मेजॉरिटी पास होना ज़रूरी है। अगर ये 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा तभी जज को रिमूव किया जाएगा, अदरवाइज रिमूव नहीं किया जाएगा। तो ये था
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस से रिलेटेड उनका अपॉइंटमेंट, उनकी कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिमूवल। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को, जो कि है जुरिस्डिक्शन, यानी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है, सबसे पहली जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वर्क करती है, और ये जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 129 के अंदर दी गई है। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए, और इसके पास सारी पावर है इस कोर्ट की। इवन उसके पास ये भी पावर है कि पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि इस कोर्ट का अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, यानी कोई कंटेम्प्ट करता है, चाहे वो सिविल कंटेम्प्ट हो या क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो, तो उसके पास पावर है, इस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस कंटेम्प्ट को पनिश करे। अब हम देखते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है। सिविल कंटेम्प्ट होता है कि विलफुल डिसओबीडियंस किसी भी जजमेंट का, डिक्री का, डिस्क्रिशन का, ऑर्डर का, या किसी और कोर्ट के प्रोसेस का, या फिर विलफुल ब्रीच किसी भी अंडरटेकिंग का जो कोर्ट ने दी है, यानी कोई अपनी इच्छा से अगर कोर्ट की किसी की जजमेंट को, किसी डिक्री को, या किसी प्रोसेस को, या किसी ऑर्डर को अगर डिसओबे करता है, या फिर अपनी इच्छा से कोर्ट के द्वारा दी गई किसी भी जो अंडरटेकिंग्स हैं, या किसी भी हम कह सकते हैं कि कोई उसने डायरेक्शन दी है, अगर उस डायरेक्शन को वो विलफुली अपनी इच्छा से ब्रीच करता है या कोर्ट की बात नहीं मानता है, तो हम उसे सिविल कंटेम्प्ट मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 29 कि वो किसी भी तरह के सिविल कंटेम्प्ट के लिए पर्सन को पनिश कर सकती है। अब हम देखते हैं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है किसी भी तरह की पब्लिकेशन या कोई ऐसा एक्ट करना जो कि स्कैंडलाइज करे या स्कैंडलाइज करने की कोशिश करे कोर्ट की अथॉरिटी को, या फिर कोर्ट के मैटर में इंटरफेयर करे। जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही है उस मैटर के अंदर अगर कोई इंटरफेरेंस करे या उसको स्कैंडलाइज करे, तो इसको हम मानते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और इस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है पर्सन को पनिश कर सकती है अगर किसी भी तरह का कंटेम्प्ट होता है, चाहे वो सिविल कंटेम्प्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है। पहली पावर ये है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह वर्क करेगी। दूसरी पावर ये है कि अगर किसी भी तरह का कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, चाहे वो सिविल कंटेम्प्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो, तो हम उस पर्सन को पनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जुरिस्डिक्शन है वो है रिट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है जो कि है रिट जुरिस्डिक्शन, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी एक वीडियो के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में आपको बताया था कि रिट क्या होती है, कितने टाइप्स की रिट होती है। बेसिकली रिट्स 5 टाइप की होती है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्शरी। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके पास अंडर आर्टिकल 32 ये पावर है जो कि है रिट जुरिस्डिक्शन की पावर, कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन दे सकती है। और किसी भी तरह की रिट मतलब वो इस जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो कोई भी डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट को जो है निकाल सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाएगा। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो ओरिजिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं। वो केसेस 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला, अगर वो केस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स के बीच में है, यानी कि यूनियन के बीच में, यूनियन ऑफ इंडिया और किसी एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में है, तो ऐसे केसेस जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। दूसरी टाइप है अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच का कोई डिस्प्यूट है,
यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश इन तीनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो इस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ सकते हैं। या फिर थर्ड जो हमारी टाइप है वो ये है कि बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन मोर स्टेट्स ऑन अनदर, यानी कि अगर जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड पंजाब वर्सेस हरियाणा के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे केसेस जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर है कि वो इन ओरिजिनल मैटर्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन दे सकती है। तो इनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन डिस्प्यूट्स के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर हमने लॉ या फैक्ट को इंटरप्रेट करना है, तभी वो केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ सकते हैं। अगर यहाँ पे लॉ या फैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ऐसे केसेस जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट में उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब हमारी नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन आती है, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन कौन सी है। वो है कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। आर्टिकल 132 ये कहता है कि अपील जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट दे देता है कि इस केस के अंदर कोई एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और वो क्वेश्चन जो है उसकी मतलब उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के लिए, वो क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है और उसको इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे कोर्ट अगर ऐसे केसेस में हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपने पास पावर आ जाती है, उसके पास ये जुरिस्डिक्शन आ जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करे। बट ये कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब जो अपील जाती है, यानी कि ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में एंड हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ये अपील सर्टिफिकेट दे देता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि वो इस केस को डील करे। देन आता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन सिविल मैटर। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में देखा था, वैसे ही एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। वो सिविल मैटर्स को भी अपील ले सकता है उन केसेस की, बट वो तभी होगा अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट दे देता है कि इनको इस केस के अंदर कोई एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का है जो कि जर्नल इम्पॉर्टेंस का है। यानी कि किसी भी सिविल मैटर में अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि जर्नल इम्पॉर्टेंस का है, या फिर हाई कोर्ट के ओपिनियन में, यानी हाई कोर्ट को लगता है कि इस क्वेश्चन को डिसाइड करने की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे तो वो बेटर डिसीजन देगी। अगर ऐसे सर्टिफिकेट के साथ हाई कोर्ट इस केस को पास कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि वो इस सिविल मैटर की या किसी सिविल मैटर की अपील को हियर कर सकती है। उसके पास ये जुरिस्डिक्शन आ जाती है। यानी वो कब सिविल मैटर्स को हियर कर सकते हैं, कब अपील जाएगी, अगर हाई कोर्ट जो है ये सर्टिफिकेट दे देता है कि इस केस के अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि जर्नल इंपॉर्टेंस का है, और हाई कोर्ट को ये लगता है कि इस क्वेश्चन को जो डिसाइड करने की रियल पावर है, यानी इस क्वेश्चन के ऊपर जो डिसीजन है वो अगर सुप्रीम कोर्ट दे तो वो बेटर डिसीजन होगा। तो ऐसे केसेस में वो सिविल मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है एज अ अपील। बट यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि उस सिविल प्रोसीडिंग के लिए हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट, कोई डिक्री या कोई फाइनल ऑर्डर दिया हो जिसकी अपील लेकर, मतलब कि ऐसा कोई जजमेंट, कोई डिक्री या कोई फाइनल ऑर्डर जिसकी अपील जो है आई है, या वो जो अपील है वो हाई कोर्ट ने पास कर दी है उस सिविल प्रोसीडिंग की, तभी उस केस की जो है सिविल जो अपील है वो आगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। यानी कि हाई कोर्ट ने जो है उस सिविल मैटर के ऊपर कोई जजमेंट, कोई डिक्री या कोई ऑर्डर दिया है, तभी उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। नेक्स्ट कम्स द अपील which is the one of the important appeal also we can say, that is appellate jurisdiction in criminal matter.
इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मतलब दो तरह की अपील्स जो है क्रिमिनल मैटर की सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। पहली है अपील विदाउट सर्टिफिकेट और दूसरी है अपील विद सर्टिफिकेट। अब इसमें फ़र्क क्या है? अगर तो अपील विदाउट सर्टिफिकेट है, यानी हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि इसको जो है अपील जो है ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए, वो किन केसेस में होगी या उन कौन से केसेस जो कि बिना सर्टिफिकेट के अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए कि पहला केस, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि हाई कोर्ट के पास कोई केस आया, ट्रायल कोर्ट से अपील हाई कोर्ट के पास आई और हाई कोर्ट ने क्या करा, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया। यानी अगर ट्रायल कोर्ट ने एक्विट करा था पर्सन को तो हाई कोर्ट ने उसे एक्यूज कर दिया या उसे डेथ सेंटेंस दे दिया है। ऐसे केसेस में पर्सन जो है अपील लेकर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर ट्रायल कोर्ट ने कोई डिसीजन जो है अगर हाई कोर्ट ने कोई केस जो है ट्रायल कोर्ट से अपने पास ले लिया है और उसे विड्रॉ कर दिया है, तो ऐसे केसेस की अपील भी जो है बिना सर्टिफिकेट के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। ऑब्वियसली हमारा राइट भी है कि अगर हमें लगता है कि हमारे केस में हाई कोर्ट के जो जजमेंट है मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि सपोज करो एक जज केस था जहां पर पर्सन जो है ट्रायल कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया, उसे बरी कर दिया, और लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो केस हाई कोर्ट में ले जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक्विजिशन सही नहीं था, तो ऐसे में जो अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यानी एक्विट की जगह उसे जो है सेंटेंस दे दिया, उसे एक्यूज्ड कर दिया, तो ऐसे केसेस की हम अपील भी लेके जा सकते हैं, या फिर हम वो केसेस की अपील भी लेके जा सकते हैं जिन केसेस में हाई कोर्ट ने खुद जो है ट्रायल कोर्ट से डिसीजन कोर्ट से केस मंगाया और उन केसेस को विड्रॉ कर दिया। तो ऐसे केसेस की अपील जो है हम हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं, और इसके लिए हमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा सर्कमस्टांसेस या दूसरे केस ऐसे होते हैं जो अपील विद सर्टिफिकेट होते हैं, यानी जहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुद ये सर्टिफिकेट दे दे कि इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए ये फिट है कि इसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए, या फिर यहाँ पे कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिससे सुप्रीम कोर्ट ही डील कर सकती है। ऐसे केसेस को जो है हम हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट दे देती है, और ऐसे केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं फॉर अपील। Next comes the advisory jurisdiction. आर्टिकल 143 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है कि वो अगर प्रेसिडेंट उससे कोई एडवाइस मांगे किसी केस के लिए या कुछ उससे कंसल्टेशन करे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है। अब वो कैसे केसेस हो सकते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस की जरूरत हो? वो हो सकते हैं कि अगर किसी केस में पब्लिक इम्पोर्टेंस है, या फिर पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन है, या फिर जो वो क्वेश्चन है वो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से है या एग्रीमेंट से है या एंगेजमेंट से है या किसी ऐसे ही सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से है। अगर ऐसे केसेस के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तब जो है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो अथॉरिटीज हैं सिविल और जुडिशियल इन टर्शरी ऑफ इंडिया शेल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो अथॉरिटीज हैं या सिविल या जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट की हेल्प कर सकते हैं ऐसे केसेस के अंदर। देन कम्स द रिव्यू जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 137 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। ये जो पावर है ये सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है, यानी कि जो पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन, और ये चीज़ भी ज़रूरी है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो रिव्यू पिटीशन फाइल होती है वो उसी बेंच के सामने फाइल हो जिस बेंच ने वो है जजमेंट पास किया था।
अब ये डिसीजन या फिर हम कह सकते हैं ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन क्यों दी गई है, वो रिव्यू जुरिस्डिक्शन इसलिए दी जाती है क्योंकि कई बार जो है सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं या डिसीजन जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंज होने की उसकी डिमांड होती है, तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसको दोबारा देखने के लिए हमने ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन का ऑप्शन रखा है। और ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, अपने ही कोर्ट की किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि रिव्यू करने के लिए जो रिव्यू पिटीशन है वो उसी बेंच पे डाली जाए जिस बेंच ने पहले जजमेंट दिया था, क्योंकि वो इस केस के सर्कमस्टांसेस से वेल वर्स्ड है। Then comes the next and the last jurisdiction, that is federal courts jurisdiction. ये कहता है कि जैसे हमें पता है कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट से पहले फेडरल कोर्ट्स थी जो ब्रिटिश ने सेटअप करी थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये कहता है कि जो उस कोर्ट की, जो फेडरल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, वो सारी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास भी है अंडर आर्टिकल 135। और ये कहता है कि जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये जुरिस्डिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के पास 135 आर्टिकल के अंदर ये जुरिस्डिक्शन है, फेडरल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है, उसे पार्लियामेंट कभी भी ऑल्टर कर सकता है या एबॉलिश कर सकता है बाय लॉ। यानी कि जो फेडरल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को मिली है उन्हें पार्लियामेंट जो है कभी भी एबॉलिश कर सकता है या कभी भी ऑल्टर कर सकता है बाय द लॉ। तो ये था हमारा कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। हमने देखा कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, कितना टेन्योरशिप होगा या फिर जजेस को रिमूव कैसे करा जा सकता है, एंड हमने सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शंस को भी स्टडी करा। आई होप आपको ये मटेरियल ज़रूर समझ आया हो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट अस इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।